नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। मुद्दा गर्म में हम बात कर रहे हैं आज इस वक्त कि बस के बाद अब बसों के बिल पर सियासत क्यों। जी हाँ, देखिए तस्वीर इस तरह की बनी है कि प्रवासी मजदूरों के लिए पार्टियां खुद को एक दूसरे का हितैषी तो बताती हैं, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों की भलाई न करके कभी बसों पर सियासत होती है और कभी उन बसों के बिलों पर सियासत होती है। पहले आपको याद होगा कि बस पर राजनीति हुई और अब ये हो रहा है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में बसों के बिल पर सियासत हो रही है। राजस्थान के कोटा से यूपी भेजे गए छात्रों पर आए खर्च का यूपी सरकार से बिल मांगा गया और इसके साथ ही एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से तरुण चुग हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित पांडे हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आती हूँ। मुझे ये बताइए अमित, आपके पास आने से पहले एक खबर हम अपने दर्शकों को और दे दें। राजस्थान की गहलोत सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 36 लाख से ज्यादा का बिल भेजा है। सोचिए, राजस्थान सरकार ने ये बिल कोटा से उत्तर प्रदेश भेजे गए छात्रों के एवज में मांगा है। राजस्थान सरकार ने दावा किया कि कोटा से छात्रों को आगरा और झांसी छोड़ा गया था। जवाब में यूपी परिवहन विभाग ने दावा किया कि डीजल का 19 लाख का बिल तो पहले ही चुका दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि सियासत कौन कर रहा है? बिल को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने, जो इनके निदेशक है राजशेखर जी, उन्होंने पत्र लिखा और फोन पर बात करके रिक्वेस्ट की कि हमारी उत्तर प्रदेश की बसें स्टूडेंट को लेने के लिए कोटा गई हुई है, उनको डीजल की जरूरत है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उनमें डीजल डलवा देना, डीजल का हम पेमेंट बाद में कर देंगे। तो उसमें राजस्थान रोडवेज राज्य पथ परिवहन निगम जो हमारी संस्था है, उन्होंने वहां पे अधिकारियों के स्तर पर उन बसों में डीजल डलवा दिया। बसों की संख्या 150, 120, 50 थी। उसके बाद उन्होंने एक और पत्र लिखा कि अब हमारे पास बसें भी कम पड़ गई, आप बसें भी दे दीजिए। तो कुछ बसेस जो है राजस्थान रोडवेज का हम लोगों ने उपयोग किया था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का असेसमेंट था कि लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे होंगे, बट वो संख्या बढ़ गया है उस पर। वो सभी उत्तर प्रदेश के ही स्टूडेंट्स थे, तो उनको लेके आने के लिए कुछ राजस्थान के बसेस का भी उपयोग किया गया था, लगभग 94 बसेस का। तो उसी का जो है ये भुगतान है, जिसका बिल जो है राजस्थान रोडवेज ने रेज किया था और उत्तर प्रदेश राजस्थान रोडवेज ने उसको पे कर दिया है। बिल मिला था 5 तारीख के आसपास में, 5 मई में, और इसका भुगतान जो है इसको 20 तारीख को कर दिया गया इसको। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से तरुण चुग हैं। तरुण जी, अब इस मुद्दे को कैसे समझा जाए? पहले उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार जो थी वो बसों को लेकर भिड़ी हुई थी, अब बसों के बिल पर सियासत हो रही है। सर, ऐसा है कि दुर्भाग्य है कि मजदूरों की मजबूरी पर या कोरोना के अंदर फंसे हुए लोगों की मजबूरी पर कांग्रेस शुरू से ही राजनीति कर दिया। प्रथम लॉकडाउन से ही उनके मन में था कि किसी तरह से सरकार की किए हुए कामों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जाए, और उसके लिए वो इंतजार कर रहे थे। और जब पूरे देश के अंदर सक्सेसफुल लॉकडाउन चला, उसके बाद उन्हें लगा कि ये तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एकमुठ होकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। उन्हें कोरोना से हारना अच्छा था, लग रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहीं जीत ना जाए, उनके प्रयास जीत ना जाए, उनकी मेहनत जीत ना जाए, इसके लिए उन्होंने कोरोना को गले लगाना पसंद किया। आप देखिए, मजदूरों पर मजबूरी किसने की? उनकी मजबूरी पर पहले आप कह रहे हैं कि 12,000। मैं आपको 1 मिनट के लिए तरुण चुग जी रोकना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से उनका स्वागत किया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने भी चेहरे पर मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कई मंत्री जो हैं सरकार के वो भी वहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल ममता बनर्जी के बुलावे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। और ये तब की तस्वीरें हैं जब दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने विमान लिया था पश्चिम बंगाल के लिए। अब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं और अम्फन तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो तबाही हुई, उसके बाद हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ममता के बुलावे पर बंगाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ये तब की तस्वीरें हैं जब दिल्ली से नरेंद्र मोदी निकले थे पश्चिम बंगाल के लिए और अब
पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। हमने जो तस्वीरें देखी उसमें एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, उनको रिसीव करने के लिए देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ साहब भी हैं और इसके साथ ही मंत्रिमंडल के कुछ और सदस्य भी हैं। ममता बनर्जी ने कल ही गुजारिश की थी प्रधानमंत्री मोदी से कि वो पश्चिम बंगाल आए और अम्फन तूफान से जो प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा करें। तो आज ममता बनर्जी के साथ ही एरियल सर्वे करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि कोरोना का संकट का समय चल रहा है, भले ही लॉकडाउन में रियायत दी गई है लेकिन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया है। दूरी बना करके ममता बनर्जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य खड़े हैं और सभी के चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी के साथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अम्फन तूफान की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की पश्चिम बंगाल में जान जा चुकी है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में खासा नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें आपके सामने, आज सुबह जब दिल्ली से रवाना हुए पीएम और जब कोलकाता पहुंचे हैं अभी, तब की भी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि बंगाल में अम्फन तूफान से मरने वालों के लिए ममता बनर्जी सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल 3 तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। पहली चुनौती कोरोना की है, दूसरी चुनौती प्रवासी मजदूरों की है और तीसरी चुनौती अम्फन तूफान की है। इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको मदद भी दी जाएगी। और आज खुद हालात का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के और सदस्य भी मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी के साथ एरियल सर्वे करेंगे, यानी जो भी इलाके प्रभावित रहे हैं उन तमाम इलाकों में कितना नुकसान हुआ है, कितना जनजीवन पर असर पड़ा है, हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से प्रधानमंत्री इस सब का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार को ये भी उम्मीद है कि एक राहत पैकेज भी इन तमाम चीजों को देखते हुए उन्हें मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि राजस्थान में एक अलग ही तरह की सियासत चल रही है। बसों पर सियासत होते होते अब बसों के बिल पर सियासत हो रही है और इसको लेकर के जल्द ही राजस्थान के डिप्टी सीएम देखिए सचिन पायलट आ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। मेरे साथ आज राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे पीसीसी के प्रवक्ता जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचेवास जी हैं, एआईसीसी के सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व विधायक जुबैर खान साहब, एआईसीसी के सचिव यूपी प्रभारी धीरज गुर्जर जी, रोहित जी एआईसीसी के सचिव, और हम सब आपके बीच में 2-3 बातें कहने के लिए आज हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इतने भारी संकट के समय में जब संक्रमण फैल रहा है तो आज इस बात की स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है जो मुद्दा कई दिनों से सुर्खियों में है। देश में लॉकडाउन होने के बाद लाखों करोड़ों हमारे श्रमिक भाई बहन अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे और आज भी फंसे हुए हैं। जब एक पखवाड़ा बीत गया और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने पहल करते हुए ये निर्णय लिया कि कोई भी श्रमिक देश के किसी कोने में भी होगा उसको घर वापस जाने का, रेल का किराया, भाड़ा खर्चा जो भी होगा उसको कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय के बाद कुछ हलचल मची केंद्र सरकार में, लेकिन उसके पहले ना तो रेल यात्रियों के लिए ना बस यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था केंद्र सरकार ने करी। और ये बात सच है, आज भी श्रमिकों के आवागमन के लिए कोई ठोस राष्ट्रव्यापी नीति केंद्र सरकार ने प्रस्तुत नहीं करी है। यही कारण है कि आज टेलीविज़न और अखबारों में हम देखते हैं रोते बिलखते बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर यात्रा तय कर रहे हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी मदद के लिए जिस प्रकार से सरकार को आगे आना चाहिए था, अभी तक वो आगे नहीं आए। इसको देखते हुए एआईसीसी की महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसों की मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया।
निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। अंत में नेताओं पर एफआईआर हुई, जेल में डाला गया, गतिरोध पैदा किया गया। कई दिनों तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली के पास, आगरा बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर पर। और अंत में आरोप लगाया गया कि बसों में सूची में कमी थी, 1000 बस कहा था, कितनी कम बस थी। और आज हम सब दस्तावेज लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका स्पष्टीकरण हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी करेंगे, जुबेर भाई भी बताएंगे यूपी के बारे में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में। आप सुन रहे थे सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो मानवता के नाते मदद कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। तरुण चुग हमारे साथ हैं। तरुण चुग जी, एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। अभी बाकायदा राजस्थान सरकार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो मानवता के नाते मदद कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इसको सियासत का रंग दे रही है। ऐसे ही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जिला और प्रदेश इकाइयां मजदूरों को वापस जाने का पैसा भरेंगी। सचिन पायलट जी से आपका पत्रकार वहां होगा, उससे पूछिए भारत के किसी भी एक कांग्रेस कमेटी का एक भी ड्राफ्ट, एक भी चेक दिखा दीजिए जो उन्होंने मजदूरों को वापस जाने पे खर्च किया हो। नंबर 2, जब प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखा तुरंत उसकी इजाजत दी गई, लेकिन आपको ध्यान होगा कि 1079 बसों में से 879 बसें तो बसें थी, बाकी ऑटो था, स्कूटर के नंबर, 3 व्हीलर के नंबर तक दे दिए। आप बताइए, और उसमें भी लगभग 297 बसेस अनफिट, किसी का बीमा नहीं है, कोई चलने के लिए अनफिट नहीं है, किसी बस के यात्री नहीं बिठाए जा सकते, नाकाबिल, किसी के ना चलने योग्य ना भेजने योग्य, ऐसी चीजें भेजी। और मैंने पहला प्रश्न उठाया कि सोनिया गांधी जी ने जो ऑर्डर किया था, पूरे देश के अंदर एक ऐसा जिला बता दीजिए, एक ऐसा प्रांत बता दीजिए जहां कांग्रेस की कमेटी ने एक तरुण जी, मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे संवाददाता अमित भी हैं। अमित, आप इस बारे में हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बसों के बाद अब बिल के ऊपर भी सियासत हो रही है। जी बिल्कुल। और अब एक बार अब बीजेपी को यहाँ पर मौका मिल गया है कि छात्रों के मुद्दे पर यहाँ पर वो अपनी बात यहाँ पर उठाएगी, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बीजेपी की ओर से अब इसको काउंटर अटैक यहाँ पर करने का यहाँ पर मौका मिल गया कि छात्रों से पैसे यहाँ पर वसूले जा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम देखें कांग्रेस का, अगर हम ये रुख देखें तो खुद यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहाँ पर बोल रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं कि प्रवासी श्रमिकों की हितों की रक्षा कौन करता है। तो दोनों राजनीतिक पार्टियों के यहाँ पर अपने अपने पक्ष है, लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि आने वाले दिनों में अब यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा यहाँ पर मौका मिल गया है, और इन बिलों के आधार पर, इस डिमांड के आधार पर वो जरूर अब कांग्रेस के ऊपर काउंटर अटैक करने की यहाँ पर कोशिश करें। जी बिल्कुल, हमारी जो नजर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बनी हुई है। इस बीच राजस्थान सरकार के बिल भेजने पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गहलोत सरकार पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने ट्वीट करके लिखा कि कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वारे मदद। तो इस तरह से संबित पात्रा निशाना साधते हुए वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बस के बिल पर कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए, मुझे तो अभी ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि जो प्रियंका जी ने बस भेजी थी उसका भी कहीं बिल न भेज दें। ये बस के फोटो खिंचाने का भी बिल मांग सकते हैं, इनका तो कोई तय नहीं है।
मुझे लगता है इस तरह के जो अगर आपने जो है वो लोगों की भलाई की है तो उसमें भी उसका भी जो है वो हिसाब किताब और उसका भी जो है वो रेट फिक्स कर रहे हैं। अब हम तो वेट कर रहे हैं कि किस दिन जो है वो जो बस लाके खड़ी करके इन्होंने फोटो खिंचवाई थी उसका बिल ना कहीं योगी जी को पहुंच जाए। वहीं विवाद में कूदते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान सरकार को घेर लिया। मायावती ने ट्वीट किया कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36 लाख रुपए और देने की जो मांग की गई है वो उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। लखनऊ से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शबाब जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, एक चीज़ बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास वो कह रहे हैं कि भाई राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो ट्रांसपोर्ट विभाग हैं उनके बीच पहले ये सहमति हो गई थी कि उत्तर प्रदेश को जो कुछ अतिरिक्त बसें चाहिए अपनी बसों में जो उनको डीजल डालना है उस सब की पेमेंट होगी और बाद में वो पेमेंट क्लियर भी कर दी गई। यूपी सरकार इस पर क्या कह रही है? आप उनमें डीजल डलवा दीजिए और लिखित में एक लेटर रिक्वेस्ट। यूपी सरकार इस मौके पर राजस्थान गवर्नमेंट को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब पूरे मसले पर राजनीति कर रही है। असल में लॉकडाउन के दौरान 12,000 के आसपास छात्र जो कोटा में फंसे थे उनको लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तकरीबन 560 बसें जो हैं वो यूपी से वहां पर भेजी थी। खबरों के मुताबिक कुछ छात्र वहां पर संख्या ज्यादा थी जो उन बसों में आ नहीं पा रहे थे, जिसके बाद वहां पर राजस्थान सरकार से बातचीत की गई और 70 बसें राजस्थान सरकार ने वहां पर लगाई थी, जिसके बाद उन सभी बसों से कोटा से सारे छात्रों को उत्तर प्रदेश और तमाम दूसरे राज्यों तक लेकर जाया गया था। लेकिन अब बात यहां पर यह निकल कर आती है कि जो कांग्रेस सरकार ने 36,36,000 का बिल जो भेजा है उस मसले में अब सियासत जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि कल जैसे ही यह मामला खुला उसके तुरंत बाद बीजेपी ने 19 लाख का चेक संबित पात्रा ने ट्वीट किया और बताया कि किस तरह से इस मसले को हमने पहले ही वहां पर हैंडल किया है। लेकिन अब ये यकीन मानिए है कि इस पूरे मसले में सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इन सब के बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं बसों पर शुरू हुई सियासत जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर से शुरू हुई वो राजस्थान तक पहुंची है और उसकी आंच जो है वो उत्तर प्रदेश तक है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मसले को अब छोड़ना नहीं चाहती। सीधे तौर पर अब ये बसों का मामला जो है वो सियासी मुद्दा बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस बीच यूपी बीजेपी के प्रवक्ता चंद्र मोहन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी पर दोहरा रवैया होने का उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस की राजस्थान सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी कोटा में रहते थे उनका बिल भेजा गया है। दोहरी कांग्रेस है। प्रियंका वाड्रा एक और बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं मासूम बच्चों के पहुंचाने का उनको उनके घर भी नहीं यूपी बॉर्डर तक पहुंचाने का पैसा मांग रही है सरकार। जबकि पहले उन्होंने कहा कि हमको डीजल का पैसा चाहिए, 19 लाख रुपए डीजल का पेमेंट किया, अब 30 लाख से अधिक बसों का पेमेंट मांगा गया है। कुछ दिन पहले जब मजदूरों को ले जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद हुआ तब भी कांग्रेस पार्टी बसों पर हुए खर्च की बात कर रही थी। आदरणीय योगी जी और भाजपा सरकार को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 1000 बसें यहाँ पे खड़ी हैं। एक बस का एक दिन का खड़ी बस का किराया 16,000 रुपये होता है और 1000 बस का एक दिन का किराया 1 करोड़ 60 लाख और 3 दिन का किराया 4 करोड़ 80 लाख रुपए अब तक कांग्रेस पार्टी खर्च कर चुकी है और आपकी कृपा से एक भी मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। तरुण चुग जी, अब क्या आपको लगता है कि बीजेपी को ये एहसास हो रहा है कि इस पूरे मामले में फिलहाल कांग्रेस घिरी हुई है और इसी वजह से इस पूरे मामले में आप नहीं चाहते कि कांग्रेस को कोई भी एग्जिट दिया जाए? बहन, प्रश्न गिरी होने का नहीं है, गिरी हुई है। गिरी यानी गिरी नहीं, गिर गई है। आप देखिए इतना बड़ा महामारी का कार्यकाल हो और आप उस पर राजनीति कर रहे, इतना दुखद है कि प्रियंका गांधी जी एक पत्र लिखती हैं। वो पत्र लिखती है योगी सरकार को कि क्योंकि लॉकडाउन रहा है आप वहां पर बिजली का बिल किसी दुकानदार से किसी इंडस्ट्री से मत ले,
लेकिन वो लेटर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार को नहीं लिखती, राजस्थान की गहलोत सरकार को नहीं लिखती, महाराष्ट्र की संयुक्त सरकार को नहीं लिखती, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को नहीं लिखती, क्योंकि उसको लोगों को राहत देना उनका इच्छा ही नहीं है। उनकी इच्छा केवल व केवल राजनीति करना है, और उस राजनीति के कारण ही आज कैप्टन की प्रियंका गांधी और कांग्रेस खुद गिरी है। मेरे को बताइए, इन्होंने एक एक बस का 16,000 गिना दिया, 12,500 बसें केवल यूपी में चल रही हैं, 8,000 बसें हरियाणा में चल रही हैं। पूरे देश के अंदर हर प्रांत में, कह नहीं रहा कांग्रेस बीजेपी सब सरकारें इसमें काम में लगी हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी का वो बयान कहां गया कि हम मजदूरों को घर भेजने का पैसा कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष खर्चेंगे। मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक ड्राफ्ट वो दिखा दें कि रेल विभाग को कांग्रेस पार्टी ने भेजा हो। साहब, आपके और जो बीजेपी के सवाल हैं उस पर हमें इंतजार रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आए, लेकिन इतना तो तय है कि श्रमिकों के नाम पर अब बिल पर सियासत हो रही है, और ये सियासत कहां तक जाएगी ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच दिल्ली में लॉकडाउन में कुछ राहत दिए जाने के बाद कालिंदी कुंज में जाम लग गया है। वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। दफ्तर जाने वाले और दूसरे काम के लिए घर से निकले लोग जाम में फंस गए हैं और ट्रैफिक काफी धीमी गति से चल रहा है। इस दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यूपी पुलिस गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास पास मौजूद है। अभी आपको पता है लॉकडाउन जारी है अभी जी, तो आप दिल्ली से यूपी जा रहे थे। जी जी, क्या दिक्कत आई? सर कुछ नहीं, डीएनडी पर पुलिस वाले ने रोका है, अब मैंने साइड कर लिया। लेकिन आपको ये तो पता है कि लॉकडाउन है, इंटर स्टेट बिना पासेज के नहीं जा सकते हैं, या जानकारी के अभाव में आप निकल? सर जानकारी नहीं थी, जब तो आया मैंने सर। अमेरिकी कंपनी केकेआर ने रिलायंस जियो में बड़ा निवेश किया है। अमेरिकी कंपनी केकेआर जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ का निवेश करेगी। केकेआर को इस निवेश के बदले जियो में 2.32% की हिस्सेदारी मिलेगी। एशिया में अमेरिकी कंपनी केकेआर का ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, और जियो प्लेटफॉर्म में एक महीने में ये 5वां बड़ा निवेश है। एक महीने में जियो में कुल 78,562 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। देश में 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा करने वाली एजेंसी CISF ने कोरोना के खतरे के बीच एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। CISF ने एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए D-2 नाम से एक प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। सर ये बताइए कि अब जो पैसेंजर एंटर करेगा किस तरीके से उसकी यात्रा अलग अनुभव करेगा? ठीक, मैं आपको संक्षेप में बता दूं, चूँकि काफ़ी डिटेल्ड SOPs मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन CISF के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पैसेंजर जब डिपार्चर गेट पे पहुँचेगा तो उसे अपना बोर्डिंग पास जो उसने वेब चेक-इन के माध्यम से अथवा टिकट और एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। हमारे CISF के जो कर्मी वहाँ उपस्थित रहेंगे वो एक ग्लास शील्ड के पीछे रहेंगे ताकि वो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें और पैसेंजर्स की भी सेफ्टी का ख्याल रखें। डिपार्चर गेट पे पैसेंजर को एक क्षण के लिए अपना मास्क भी हटाना पड़ेगा ताकि उसके चेहरे से आइडेंटिटी कार्ड में जो तस्वीर है उसको मैच किया जा सके। उसके बाद वो अंदर प्रवेश करेगा। अंदर प्रवेश करके अगर चेक इन समाज उसको चेक इन करना है तो वो एयरलाइन काउंटर तक जाएगा, और उसके बाद वो एम्बार्केशन के पूर्व जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जो फ्रिस्किंग किया जाता है, उस दिशा में प्रस्थान करेगा। लॉकडाउन में राहत के बाद रेलवे ने आज से रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर टिकटों की बुकिंग शुरू की। दिल्ली के पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर के कंपाउंड के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है।
आज पहला दिन है रिजर्वेशन काउंटर खुलने का और इस वक्त हम मौजूद हैं पहाड़गंज की तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन काउंटर पे। आप देख सकते हैं ये कंपाउंड है और कंपाउंड के पास ही 2 दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग पर मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन बड़ी सी एक लाइन है यहाँ पर जितनी बड़ी लाइन है इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन रिजर्वेशन काउंटर का जो कंपाउंड है उसके बाहर लगी हुई है। ये बताइए आप कितनी देर से यहाँ खड़े हो? मैं तो 8 बजे से आया हुआ हूँ। सुबह 8 बजे से आए हो, 11 बजने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए आप कि कहाँ जाना है आपको? मैं तो बिहार सिवान जाना हूँ। सिवान जाना, उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा? तो लाइन में तो खड़े हैं, अब तो मिले ना मिले तो चेक करने के बाद पता चलेगा। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना आऊँगा। यहाँ पर सैनिटाइजेशन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे ही बाहर से कोई आता है यहाँ पर उसको सैनिटाइज कराया जाता है, उसको हाथ धुलने के लिए बोला जाता है। 5-5 लोग करके बाहर से आते हैं यहाँ पर, जो बाहर सड़क पे जो लाइन है वो 5-5 लोग आते हैं और उनको पहले कहा जाता है कि वो अपना हाथ वगैरह साफ़ करें, हाथ धुलें और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। जितनी बड़ी लाइन अंदर है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी लाइन बाहर है सड़कों पे। यहाँ पर देखिए ये वो लोग हैं जो सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल के लाइन में खड़े हो गए थे ताकि उन्हें अपने पैतृक गांव जाने के लिए यहाँ पर टिकट मिल सके। रेलवे की टिकट खिड़की से ट्रेनों की टिकट खरीदने की इजाज़त मिलने के बाद मुंबई में कुछ स्टेशन पर टिकट काउंटर खोले गए जहां से लोग टिकट खरीद रहे हैं। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। रेलवे ने विंडो पर टिकट बुकिंग शुरू कर दी है और इस समय हम मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर खड़े हैं। सेंट्रल रेलवे का ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मजदूर बड़ी तादाद में अपने गांव जाने वाले थे यूपी बिहार, वो अब आसानी से यहाँ पर टिकट बुक करा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी राहत की बात है कि जिन मजदूरों को ऑनलाइन नहीं समझ में आता था कि ऑनलाइन टिकट बुक कैसे करें, किसके पास जाएं, ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, उनके लिए बड़ी राहत है। जैसा देख सकते हैं कि एक व्यक्ति हमारे साथ, उन्होंने टिकट बुक कराई है। कहाँ की टिकट बुक कराई है आपने? झांसी की करवाई। झांसी की। तो क्या टिकट कंफर्म मिली है? नहीं, वेटिंग में मिला है। टिकट दिखा सकते हो ये? तो फिर ये जो आप वैसे जाने वाले थे श्रमिक ट्रेन में, उसमें नहीं जगह नहीं मिली? नहीं मिला। ऑनलाइन बुकिंग आती थी? हाँ। नहीं है, ऑनलाइन नहीं करवाया मैंने। जो टिकट विंडो जो टिकट काउंटर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए सर, ये आम जनता को समझिए कब तक बुकिंग कर सकते हैं, स्टेटस क्या है? ये फिलहाल तो हम 21 तारीख तक बुकिंग दे रहे हैं, 21 जून तक। और नॉर्मली सब गाड़ियाँ ऑलमोस्ट फुल हो गई है और अभी जो भी है वेटिंग है, जिनको जाना है इधर तो एटलीस्ट पैसेंजर वेटिंग लेके जा रहे हैं। वैसे जून तक जो है वो पूरी टिकट वेटिंग हो चुकी है, कंफर्म टिकट सब कट चुकी हैं और वेटिंग लिस्ट जारी की जा रही है। और कल से 21 जून के बाद की टिकट बुक की जाएगी। जिस तरह देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है कि ओपनिंग डेट यानी कि 21 जून तक की बुकिंग आज आप करा सकते हैं। कंफर्म टिकट और वेट लिस्ट टिकट दोनों टिकटें आपको काउंटर से मिलेंगी। पीएम मोदी बंगाल पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के दौरे पर ओडिशा और बंगाल के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। हम आपको बता दें, इनमें धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा से, जबकि बाबुल सुप्रियो और देबश्री चौधरी बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं। इस साल पीएम मोदी का बंगाल का ये दूसरा अहम दौरा है। उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पीएम ने इस साल ज्यादा दौरे किए हैं। पीएम मोदी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर बंगाल गए थे और बेलूर मठ का भी दौरा किया था। बेंगलुरु में लॉकडाउन में राहत के बाद पहली ट्रेन चलने से प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्टाफ बेहद खुश नजर आया। बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से बेलगावी के लिए निकली ट्रेन को रेलवे स्टाफ ने तालियां बजाकर रवाना किया। कोरोना संकट पर विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके नेता एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई दलों के नेता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्हें बैठक की जानकारी नहीं मिली है। बैठक के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी न्योता दिया गया है, लेकिन हिस्सा लेने की बाबत अब तक इन दोनों दलों का रुख स्पष्ट नहीं है। खबर है कि इस बैठक में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बात होगी।